हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 3 विद्युत परिपथ एवं उनके घटक का अध्ययन करेंगे। चलिए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। निहाल और उसके सहपाठी अपने विद्यालय के भाखड़ा नंगल बांध भ्रमण कार्यक्रम को लेकर बहुत उत्साहित थे। वे वहां के जल विद्युत संयंत्र को देखने जाने वाले थे, जहां गिरते हुए जल के बल का उपयोग करके विद्युत उत्पादन किया जाता है। उन्हें रेलगाड़ी द्वारा पंजाब के नंगल से हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा तक की 13 किलोमीटर लंबी उस निःशुल्क यात्रा के आनंद की भी प्रतीक्षा थी, जिसमें रेलगाड़ी सतलुज नदी के सुंदर तटों और मोहक शिवालिक पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है। यात्रा से पहले निहाल और उसके सहपाठियों को एक सामूहिक कार्य करने के लिए दिया गया, जिसमें उन्हें विद्युत के उपयोगों पर एक प्रस्तुति देनी थी। उन्होंने सबसे पहले इससे संबंधित जानकारी अपने अपने घर में एकत्रित की और इसके पश्चात क्रमशः अपने विद्यालय में, अपने आसपास में तथा अपने नगर में विद्युत के उपयोग ढूंढे और अंत में इंटरनेट से भी सूचना संकलित की। उन्हें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उनकी सूची तो बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे इन उपयोगों को विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत करेंगे। ये देखिए बच्चों, इन सभी सूचनाओं को जो उन्होंने संकलित की, इन्हें विभिन्न शीर्षकों में वर्गीकृत किया है। देखिए, पाक क्रिया में विद्युत केतली, मिक्सचर ग्राइंडर, टोस्टर, अवन, माइक्रोवेव यानी कि जो खाना वगैरह बनाने में। प्रकाश व्यवस्था में घरों, कार्यालयों, सड़कों, बाजारों, फैक्ट्रियों में प्रयुक्त विद्युत बल्ब, एलईडी। तो देख रहे हैं ना बच्चों, कहाँ कहाँ पर उपयोग हो रहा है विद्युत का। परिवहन में देखिए, रेलगाड़ी, बस, कार, स्कूटर, लिफ्ट, जल सोपान। और ऊष्मन एवं शीतलन में यानी कि किसी जगह को ठंडा या गर्म करने के लिए पंखा, कक्ष ऊष्मक, इमर्शन रॉड, गीजर, रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलक यानी कि एसी। और मनोरंजन के लिए दूरदर्शन, रेडियो। इसके बाद देखो, संचार के लिए मोबाइल फोन, इंटरनेट। और अन्य उपयोग जैसे जल पंप, क्रेन, संगणक, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में मोटर लगी है पानी के लिए, वो भी तो बिजली से ही चलती है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। क्या आप इस सूची में विद्युत के कुछ अन्य उपयोग अंकित कर निहाल और उसके सहपाठियों की सहायता कर सकते हैं? विद्युत के उपयोगों के वर्गीकरण की किसी अन्य विधि का सुझाव भी दीजिए। विद्युत का उपयोग तो हम करते ही रहते हैं, अतः आइए विद्युत के विषय में और अधिक जानें। आपने पहले सीखा है कि विद्युत अनेक विधियों से उत्पन्न की जाती है, जैसे पवन चक्कियों में पवन ऊर्जा का उपयोग करके, सौर पैनलों में सौर ऊर्जा का उपयोग करके, गिरते जल द्वारा, प्राकृतिक गैस और कोयले का उपयोग करके आदि। कक्षा 6 विज्ञान की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा के अध्याय प्रकृति की अमूल्य संपदा में आप यह पढ़ चुके हैं। हमारे घरों और फैक्ट्रियों में इन स्रोतों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा की आपूर्ति तारों के माध्यम से होती है। उदाहरण के लिए, अपने घरों में हम विभिन्न विद्युत उपकरणों के प्लगों को दीवार में लगे विद्युत सॉकेट में लगाते हैं। तथापि विद्युत संबंधी ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम विद्युत के एक सुवाहक स्रोत पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसका उपयोग संभवतः हम में से अधिकांश व्यक्तियों ने किया होगा। आइए हम टॉर्च लाइट जैसे एक सामान्य उपकरण में इसके उपयोग से प्रारंभ करते हैं। सावधानी आपको क्या बरतनी है? विद्युत के खंभों एवं अन्य विद्युत उपकरणों पर लगा संकट सूचक चिन्ह, ये देखिए, ये है संकट सूचक चिन्ह, लोगों को यह चेतावनी देता है कि यदि सावधानी से व्यवहार ना किया जाए तो विद्युत क्षति भी पहुंचा सकती है। अपने घर अथवा विद्यालय के विद्युत प्रदाय के साथ कभी भी किसी भी प्रकार के प्रयोग ना करें। यहाँ तक कि सुवाह जनित्रों से प्राप्त होने वाली विद्युत ऊर्जा भी भयावह परिणामकारी हो सकती है। विद्युत संबंधी प्रयोगों में सदैव केवल वैसी ही बैटरियों या सेलों का उपयोग कीजिए जैसी आप टॉर्च लाइटों, दीवार घड़ियों, रेडियो तथा सुदूर नियंत्रकों आदि में करते हैं। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं।
3.1 टॉर्च लाइट। ये देखिए बच्चों, यह चित्र टॉर्च लाइट का है। आपने टॉर्च लाइट का उपयोग किया होगा, जिसे टॉर्च अथवा फ्लैश लाइट भी कहते हैं। क्रियाकलाप 3.1, आइए अन्वेषण करें। चित्र 3.1 में दर्शाई गई जैसी एक टॉर्च लीजिए। सावधानी पूर्वक इसका अवलोकन कीजिए। क्या आपको इसमें कोई लैंप और एक स्विच दिखाई देता है? इसके स्विच को खिसकाइए और अवलोकन कीजिए। क्या टॉर्च का लैंप दीप्त होता है? अब स्विच को खिसकाकर उसकी पूर्व स्थिति में लाइए और टॉर्च लैंप का अवलोकन कीजिए। आपने ध्यान दिया होगा कि स्विच की एक स्थिति में टॉर्च लैंप दीप्त होता है और दूसरी स्थिति में दीप्त नहीं होता है। स्विच की जिस स्थिति में लैंप दीप्त होता है वह उसकी ऑन स्थिति कहलाती है। यानी कि बच्चों, जिस स्थिति में टॉर्च जलती है उसे दीप्त अवस्था कहा जाता है और उसे हम ऑन कहते हैं। और दूसरी स्थिति में जिसमें लैंप दीप्त नहीं होता, ऑफ स्थिति कहलाती है। यानी जिसमें हमारा जो ये टॉर्च का लैंप है नहीं जलता, वो ऑफ स्थिति है। अब टॉर्च को खोलिए। इसके अंदर आपको क्या दिखाई दिया? टॉर्च के अंदर आपको दो या दो से अधिक विद्युत सेल दिखाई देंगे। 3.2 एक सरल विद्युत परिपथ। टॉर्च कैसे कार्य करती है यह समझने के लिए आइए पहले हम इसके अवयवों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये देखिए, ये बालक क्या सोच रहा है? स्विच की एक स्थिति, ऑन स्थिति में टॉर्च का लैंप दीप्तिमान क्यों हो जाता है? आइए आगे बढ़ते हैं। 3.2.1 विद्युत सेल। क्रियाकलाप 3.2, आइए अवलोकन करें। एक विद्युत सेल लीजिए, इसे सभी तरफ से ध्यानपूर्वक देखिए। चित्र 3.2, ये देखिए बच्चों, इस चित्र में ये विद्युत सेल है। देखिए, इसके एक सिरे में धनात्मक सिरा है, यह जमा का साइन है, और एक सिरे में ऋणात्मक सिरा है, यह ऋण यानी कि घटा का साइन है। इस साइन को धन कहते हैं, इसको ऋण कहते हैं। क्या आप विद्युत सेल पर धन यानी कि इस प्रकार प्लस का साइन चिन्ह और ऋण यानी ये माइनस वाला चिन्ह अंकित देखते हैं? क्या आप यह भी देखते हैं कि इसके एक सिरे पर एक उभरी हुई धातु की टोपी है और दूसरे सिरे पर धातु की डिस्क है? सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं। एक को धनात्मक अथवा धन यानी प्लस सिरा कहा जाता है, जबकि दूसरा सिरा ऋणात्मक अथवा ऋण यानी माइनस सिरा कहलाता है। धातु की टोपी वाला सिरा विद्युत सेल का धनात्मक सिरा होता है, जबकि धातु की चकती वाला सिरा ऋणात्मक सिरा होता है। विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा का सुवाह्य स्रोत होता है। आइए देखें ये बालिका क्या सोच रही है। टॉर्च में हम सामान्यतः एक से अधिक सेलों का उपयोग करते हैं। क्या वे इसमें किसी विशेष क्रम में लगे होते हैं? 3.2.2 बैटरी। क्रियाकलाप 3.3, आइए प्रयोग करें। एक टॉर्च लीजिए जिसमें दो सेलों का प्रयोग होता है। इसके सेल वाले प्रकोष्ठ को खोलिए और सेलों को बाहर निकालिए। उनके क्रम बदलकर वापस प्रकोष्ठ में रखिए। एक सेल की दिशा उलट करके भी प्रयोग दोहराइए। स्विच को खिसकाइए और जांचिए कि क्या प्रत्येक प्रकरण में इसका लैंप दीप्त होता है। ध्यान दीजिए कि जब लैंप दीप्त होता है तो टॉर्च में सेल किस क्रम में लगाए गए थे। जब सेल चित्र 3.3 में दर्शाए गए क्रम में लगाए गए तो लैंप दीप्त होता है। ये देखिए बच्चों, यह धन है, यह ऋण है, और इसी के साथ लगकर धन का सिरा है और इधर ऋण का। ध्यान दीजिए कि यहाँ इन सेलों के सिरों को किस प्रकार संयोजित किया गया है। यहाँ एक सेल का धनात्मक सिरा अपने सेल के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा है। दो या दो से अधिक सेलों का इस प्रकार का संयोजन बैटरी कहलाता है। अनेक विद्युत उपकरणों के लिए हमें एक से अधिक सेलों की आवश्यकता हो सकती है। अतः हम दो या दो से अधिक सेलों का चित्र 3.3 में दर्शाए अनुसार जोड़ते हैं। यह देखो बच्चों, एक से अधिक सेलों को जोड़ने से परिपथ में ऊर्जा अधिक लंबे समय तक तथा या अथवा अधिक परिमाण में प्राप्त की जा सकती है। आइए बच्चों, रोचक तथ्य को पढ़ते हैं। बैटरी शब्द का उपयोग एकल सेल के लिए भी किया जाता है।
हमारे मोबाइल फोन को ऊर्जा प्रदान करने वाले एकल सेल को भी हम बैटरी ही कहते हैं। 3.2.3 विद्युत लैंप। ताप दीप्त लैंप क्रियाकलाप 3.2। आइए अवलोकन करें। इस क्रियाकलाप के लिए आपको एक ताप दीप्त लैंप अथवा प्रकाश बल्ब युक्त टॉर्च लाइट की आवश्यकता होगी। अनेक पुरानी टॉर्च लाइटों में भी इस प्रकार के लैंपों का उपयोग होता है। अपने शिक्षक की सहायता से सुनिश्चित कीजिए कि आपकी टॉर्च में ताप दीप्त प्रकार का लैंप लगा है। बच्चों, यह देखिए किसी टॉर्च में प्रयुक्त छोटा ताप दीप्त लैंप। यह देख रहे हैं आप, यह कांच का बल्ब है, इसके अंदर ये तंतु है, यह यह मोटा तार है, ये देखिए मोटा तार, और यहाँ पे विद्युत रोधी आधार है। यह धातु का आवरण है, ये दूसरा सिरा, ये विद्युत रोधी है, यह धातु की नोक का एक सिरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉर्च लीजिए और इसके लैंप का ध्यान से निरीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? क्या आपको कांच के बल्ब के मध्य में लगा एक पतला तार दिखाई देता है? अब टॉर्च का स्विच ऑन कीजिए। लैंप का कौन सा भाग दीप्त होता है? लैंप के कांच के बल्ब के अंदर लगा पतला तार दीप्त होता है। यह दीप्तिमान पतला तार बल्ब का तंतु कहलाता है। अपने शिक्षक की सहायता से लैंप को टॉर्च से बाहर निकालिए और इसका सभी तरफ से निरीक्षण कीजिए। तंतु को बल्ब में किस प्रकार लगाया गया है? तंतु दो अपेक्षाकृत मोटे तारों से जुड़ा है जो इसे आधार प्रदान करते हैं। जैसा कि चित्र 3.4 का में दर्शाया गया है, एक मोटा तार लैंप के आधार पर लगे धातु के आवरण से जुड़ा है, जबकि दूसरा तार आधार के केंद्र पर लगी धातु की नोक से जुड़ा है। चित्र 3.4 खा, ये देखिए ये वाला चित्र, ये तार लैंप के दो टर्मिनल बनाते हैं। ये इस प्रकार लगाए गए होते हैं कि एक दूसरे के संपर्क में ना आए। इस प्रकार के ताप दीप्त लैंपों में तंतु गर्म हो जाता है और प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। देखिए ये बालक क्या कह रहा है, किंतु मेरी टॉर्च में एक भिन्न प्रकार का लैंप लगा है। वास्तव में इसको टॉर्च से बाहर नहीं निकाला जा सकता क्योंकि यह इसमें स्थिर कर दिया गया है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। एलईडी लैंप। आजकल उपयोग की जा रही अनेक टॉर्चों में ताप दीप्त लैंप के स्थान पर प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड यानी एलईडी, ये एलईडी की फुल फॉर्म है, लाइट एमिटिंग डायोड, लैंपों को लगाया जा रहा है, जैसा कि चित्र 3.5 में दर्शाया गया है। ये देखिए बच्चों, यह है एलईडी। आगे चलते हैं। क्रियाकलाप 3.5। आइए अवलोकन करें। किसी भी रंग का एक एलईडी लीजिए, चित्र 3.6, और उसका निरीक्षण कीजिए। क्या आप इसके भीतर कोई तंतु देखते हैं? एलईडी से जुड़े दो तारों को ध्यान से देखिए। क्या आप इनमें से एक को दूसरे से अधिक लंबा पाते हैं? ताप दीप्त लैंपों के विपरीत एलईडी में तंतु नहीं होते हैं। चित्र 3.6, इनमें भी दो टर्मिनल होते हैं जिनमें लंबे तार वाला टर्मिनल धनात्मक होता है और छोटे तार वाला टर्मिनल ऋणात्मक होता है। किसी किसी टॉर्च के लैंप में एक से अधिक एलईडी का भी प्रयोग हो सकता है तथा कभी कभी ये अलग अलग आकृतियों के भी हो सकते हैं। विद्युत सेल, बैटरी एवं लैंपों के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेने के पश्चात अब हम किसी सेल या बैटरी का उपयोग करके टॉर्च के लैंप को दीप्तिमान करने के लिए तैयार हैं। 3.2.4 विद्युत सेल और बैटरी का उपयोग करके किसी विद्युत लैंप को दीप्तिमान करना। क्रियाकलाप 3.6। आइए निर्माण करें। एक विद्युत सेल टॉर्च के लिए एक ताप दीप्त लैंप, एक सेल धारक, एक लैंप धारक और विद्युत तार के 4 टुकड़े लीजिए। प्रत्येक तार के टुकड़े के दोनों सिरों से लगभग 1 सेंटीमीटर प्लास्टिक का आवरण हटा दीजिए जिससे धातु का तार दिखाई देने लगे। चित्र 3.7 का में दर्शाए अनुसार सेल धारक के दो सिरों से दो तार के टुकड़े जोड़िए। ये देखो बच्चों, ये चित्र है, ये स्प्रिंग लगी है, ये देखिए दो तार के टुकड़े जोड़े गए हैं। यहाँ देखते हैं इस चित्र में क्या दर्शाया है। का में एक विद्युत सेल धारक जिससे दो तार जुड़े हैं, खा में सेल धारक के अंदर लगा विद्युत सेल
और ग में विद्युत टेप की सहायता से विद्युत सेल से जोड़े गए तार। सेल को इसके धारक में इस प्रकार लगाइए कि इसका ऋणात्मक टर्मिनल धारक के स्प्रिंग वाले सिरे की ओर रहे। चित्र 3.7 खा। यदि सेल धारक उपलब्ध न हो तो दो तारों के सिरों को सेल के दोनों टर्मिनलों पर विद्युत टेप की सहायता से जोड़ दीजिए। चित्र 3.7 का चित्र 3.8 क में दर्शाए अनुसार दो तारों को लैंप धारक के पेंचों से जोड़िए। लैंप को घुमा घुमाकर धारक में बैठा दीजिए। चित्र 3.8 का यदि लैंप धारक उपलब्ध ना हो तो इन दो तारों को लैंप के सिरों से जोड़ने के लिए विद्युत टेप का उपयोग कीजिए। चित्र 3.8 गा की भांति। आइए बच्चों आगे देखते हैं। ये देखिए क ख ग ये बना हुआ है। यहाँ पे देखिए क एक विद्युत लैंप धारक जिससे तार जुड़े हैं। ख लैंप धारक में लगा तापदीप्त लैंप, ये देखिए। ग तापदीप्त लैंप में विद्युत टेप की सहायता से जुड़े तार, ये देखिए। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। अब हम लैंप को दीप्तिमान करने के लिए इसे सेल के साथ संयोजित करने के लिए तैयार हैं। अब हम इस क्रियाकलाप को दो चरणों में करेंगे, पूर्वानुमान लगाना और अवलोकन करना। सेल और लैंप जोड़ने के लिए कुछ तरीके तालिका 3.1 में दर्शाए गए हैं। प्रत्येक संयोजन व्यवस्था के लिए पूर्वानुमान लगाइए कि लैंप दीप्तिमान होगा या नहीं। अपने पूर्वानुमान तालिका 3.1 में लिखिए। अब लैंप से सेल को आपस में जोड़िए और अवलोकन कीजिए कि लैंप दीप्तिमान होता है या नहीं। अपने अवलोकनों को तालिका 3.1 में लिखिए जो लैंप दीप्तिमान होते हैं। तालिका में उनके कांच के बल्बों पर पीला रंग लगाइए। ये देखिए बच्चों, यह तालिका 3.1 है। लैंप को दीप्तिमान करने के प्रयास है। टिप्पणी, किसी भी परिपथ में लैंप को दीप्तिमान नहीं दर्शाया गया है। ये देखिए क्रम संख्या है। सेल एवं लैंपों की व्यवस्था यहाँ पे दी गई है। लैंप के दीप्तिमान होने संबंधी पूर्वानुमान आपको लगाना है और वास्तव में जब आपके प्रयोग में अवलोकन हुआ तो वो क्या हुआ, दीप्तिमान हुआ या नहीं, वो आपको लिखना है। इसी प्रकार अन्यों में भी आपको लिखना है। क्रम संख्या 1 और 6 पर दी गई व्यवस्थाओं में तो लैंप दीप्तिमान होता है और शेष व्यवस्थाओं में यह दीप्तिमान नहीं होता। जिन व्यवस्थाओं में लैंप दीप्तिमान होता है उन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। इनकी तुलना उन व्यवस्थाओं से कीजिए जिनमें लैंप दीप्तिमान नहीं होता। क्या आप इस अंतर के कारण का पता लगा सकते हैं? 3.2.5 विद्युत परिपथ। लैंप तभी दीप्तिमान होता है जब इसका एक सिरा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से और दूसरा सिरा सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा जाता है, जैसा कि चित्र 3.9 में दर्शाया गया है। ये देखिए बच्चों, चित्र 3.9 विद्युत परिपथ। यह व्यवस्था विद्युत परिपथ निर्मित करती है जो लैंप से होकर विद्युत धारा के प्रवाह के लिए एक संपूरित पथ प्रदान करती है। लैंप तभी दीप्तिमान होता है जब परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा सदैव विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है। ये देखिए, धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है। जब लैंप के टर्मिनलों को तार द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो तापदीप्त लैंप के तंतु में से होकर धारा प्रवाहित होती है। इस कारण लैंप दीप्तिमान हो जाता है। तापदीप्त लैंप के प्रकरण में इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि इसका कौन सा टर्मिनल सेल के धन या ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है। जब तक परिपथ संपूरित रहता है और इसके तंतु में से धारा प्रवाहित होती रहती है, लैंप दीप्तिमान रहता है। आइए रोचक तथ्य देखते हैं। रोचक तथ्य, कभी कभी सेल से जुड़ा होने पर भी कोई लैंप दीप्तिमान नहीं होता है। तब हम कहते हैं कि यह लैंप फ्यूज हो गया है, जो कि प्रायः तंतु के टूट जाने के कारण होता है। टूटा हुआ तंतु धारा के प्रवाह को रोक देता है और लैंप को दीप्तिमान नहीं होने देता। आइए अब हम किसी एलईडी को दीप्तिमान करने का प्रयास करें। क्रियाकलाप 3.7 आइए प्रयोग करें। दो विद्युत सेल किसी भी रंग का एक एलईडी, दो सेलों का एक सेल धारक चित्र 3.8 का तथा विद्युत तार के दो टुकड़े लीजिए।
विद्युत तार के प्रत्येक टुकड़े के दोनों सिरों से लगभग 1 सेंटीमीटर तक प्लास्टिक के आवरण को हटा दीजिए, जिससे कि धातु का तार बाहर दिखने लगे। इन दो तारों को सेल धारक से चित्र 3.10 का में दर्शाए अनुसार जोड़िए। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। धारक में दो सेल इस प्रकार लगाइए कि प्रत्येक सेल का ऋण टर्मिनल धारक में लगे स्प्रिंग की ओर रहे। चित्र 3.10 खा। अब आपकी बैटरी प्रयोग के लिए तैयार है। आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि इस बैटरी का धन टर्मिनल कौन सा है? धारक का वह सिरा जो पहले सेल के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा है वह धन टर्मिनल है, और इसका वह सिरा जो दूसरे सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा है वह ऋण टर्मिनल है। अब बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े तार के मुक्त सिरे को एलईडी के लंबे तार से तथा दूसरे तार को एलईडी के छोटे तार से जोड़िए। चित्र 3.10 गा। क्या एलईडी दीप्तिमान होती है? अब एलईडी से जुड़े तारों को परस्पर बदलकर उपयुक्त चरण दोहराइए। चित्र 3.10 घ। क्या इस बार भी एलईडी दीप्तिमान होती है? आपने अवलोकन किया होगा कि पहले प्रकरण में चित्र 3.10 गा एलईडी दीप्तिमान होती है, और दूसरे प्रकरण में चित्र 3.10 घ, ये देखिए, घ दीप्तिमान नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि एलईडी में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो सकती है। एलईडी में धारा केवल तभी प्रवाहित होती है जब इसका धन टर्मिनल यानी लंबा तार बैटरी के धन टर्मिनल से और ऋण टर्मिनल यानी छोटा तार बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है। जब एलईडी में धारा प्रवाहित होती है तो यह दीप्तिमान हो जाती है। अतः एलईडी को दीप्तिमान करने के लिए यह ध्यान रखना चाहिए कि इसे परिपथ में सही प्रकार से जोड़ा जाए। आइए बच्चों गहन चिंतन का अध्ययन करते हैं। कभी कभी आपको कोई ऐसी युक्ति मिल सकती है जिससे सेल एक दूसरे के समांतर रखे हों। तब देखें कि सेलों के टर्मिनल किस प्रकार जुड़े हैं। यदि आप ध्यानपूर्वक बैटरी कोष्ठ में देखें तो आप प्रायः एक मोटा तार अथवा धातु की पट्टी पाएंगे जो एक सेल के धन टर्मिनल को और दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ती है। सेलों को उपयुक्त प्रकार से कोष्ठ में रखने में सहायता के लिए सामान्यतः इसमें धन एवं ऋण चिन्ह मुद्रित होते हैं। ये देखिए बैटरी में ये धन है, ये ऋण, ये मुद्रित है ना बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत स्विच 3.2.6 विद्युत स्विच। देखिए बालिका क्या कह रही है। स्विच टॉर्च लाइट को किस प्रकार ऑन या ऑफ करता है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। आइए अध्ययन प्रारंभ करें। आइए हम अपना स्वयं का एक सरल स्विच बनाएं। क्रियाकलाप 3.8 आइए निर्माण करें। दो ड्राइंग पिनों, बच्चों ड्राइंग पिन आपको पता ही, ये देखिए ड्राइंग पिन है। एक सेफ्टी पिन अथवा पेपर क्लिप, तार के दो टुकड़े और गत्ते का एक टुकड़ा लीजिए। ये देखिए आगे देखते हैं। ड्राइंग पिन को सेफ्टी पिन के वलय में प्रविष्ट करके गत्ते के टुकड़े पर जड़ दीजिए। ये देखिए ड्राइंग पिन जो है इसे देखिए कैसे गत्ते में जड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यह सुनिश्चित कीजिए कि सेफ्टी पिन मुक्त रूप से घूम सके। चित्र 3.11 का, ये देखिए मुक्त रूप से घूम सके। अब दूसरे ड्राइंग पिन के गत्ते के टुकड़े पर इस प्रकार लगाइए कि सेफ्टी पिन का मुक्त सिरा इसको स्पर्श कर सके। चित्र 3.11 खा, ये देखिए इस प्रकार। प्रत्येक ड्राइंग पिन से एक एक तार को जोड़िए। अब हमारा स्विच तैयार है। आइए अब जांच करें कि हमारा स्विच कार्य करता है या नहीं। क्रियाकलाप 3.9 आइए परीक्षण करें। विद्युत सेल लैंप और स्विच को चित्र 3.12 का में दर्शाए अनुसार जोड़िए। क्या लैंप दीप्तिमान होता है? सेफ्टी पिन के मुक्त सिरे को इतना घुमाइए कि यह दूसरी ड्राइंग पिन को स्पर्श करने लगे, जैसा चित्र 3.12 खा में दर्शाया गया है। क्या अब लैंप दीप्तिमान होता है? जब सेफ्टी पिन दोनों ड्राइंग पिनों को स्पर्श करती है तो यह उन दोनों के मध्य के अंतराल को भर देती है और परिपथ पूरा हो जाता है, जिससे इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। इस स्थिति को हम ऑन स्थिति कहते हैं। चित्र 3.12 खा, जिसमें परिपथ बंद होता है। बंद परिपथ में धारा सेल के धन टर्मिनल से ऋण
टर्मिनल की ओर प्रवाहित होने लगती है और लैंप दीप्तिमान हो जाता है। जब सेफ्टी पिन दूसरी ड्राइंग पिन को स्पर्श नहीं करती है, तो परिपथ में इनके बीच का अंतराल धारा प्रवाह को रोक देता है और लैंप दीप्तिमान नहीं होता। इस स्थिति को हम ऑफ स्थिति कहते हैं। चित्र 3.12 का, जिसमें परिपथ खुला होता है। ध्यान दीजिए कि स्विच को आप परिपथ में कहीं भी लगा सकते हैं। स्विच एक ऐसी सरल युक्ति है जो या तो परिपथ को पूर्ण करती है या फिर भंग करती है। घर में प्रकाश व्यवस्था अथवा अन्य युक्ति के लिए उपयोग में आने वाले स्विच भी इसी ढंग से कार्य करते हैं, यद्यपि उनको अलग प्रकार से डिजाइन किया जाता है। आइए बच्चों, आगे पढ़ते हैं। 3.3 परिपथ आरेख। ये देखिए बालक क्या कह रहा है, क्या हम परिपथ को अपेक्षाकृत अधिक सरल ढंग से निरूपित कर सकते हैं? विद्युत परिपथ के विभिन्न घटकों को तालिका 3.2 में दर्शाए गए प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जा सकता है। तालिका 3.2 विद्युत परिपथ के घटक एवं उनके प्रतीक। क्रम संख्या है बच्चों यह विद्युत परिपथ के घटकों के नाम एवं उनके वास्तविक चित्र, और यह है प्रतीक। अब ध्यान से देखिए, नंबर 1 में विद्युत सेल है ये, और ये इसका प्रतीक है। ये देखिए विद्युत सेल का इस प्रकार प्रतीक है। नंबर 2 बैटरी। अब यहाँ पर 2 देखिए बैटरी लगी है, ये धन है, ये ऋण है, ये धन है, ये ऋण है। अब इसका प्रतीक देखिए कैसे है। उसके बाद विद्युत लैंप है और ये लैंप का प्रतीक है। आगे देखिए नंबर 4 में प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी, यह एलईडी का प्रतीक है। आप देख रहे होंगे। आगे नंबर 5 ऑन स्थिति में स्विच ऐसे रहेगा ऑन, ऑफ स्थिति में स्विच इस प्रकार रहेगा। ये तार है। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबा रेखाखंड धनात्मक टर्मिनल को, जबकि छोटा रेखाखंड ऋणात्मक टर्मिनल को निरूपित करता है। चित्र 3.13 का। एलईडी के प्रतीक में त्रिभुज उस दिशा की ओर इंगित करता है जिस ओर धारा प्रवाहित हो सकती है। बच्चों, यह त्रिभुज जिस ओर अंकित कर रहा है यानी इंगित कर रहा है, उसी ओर धारा प्रवाह होगी। तीर के 2 चिन्ह एलईडी से प्रकाश उत्सर्जन के घोतक हैं। ये प्रकाश उत्सर्जन हो रहा है। चित्र 3.13 का यही है। विद्युत घटकों को निरूपित करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करने से विद्युत परिपथों के आरेख बनाना और उनको समझना सरल हो जाता है। प्रतीकों का उपयोग करके बनाए गए किसी विद्युत परिपथ के चित्र को इसका परिपथ आरेख कहते हैं। आगे चलते हैं। गहन चिंतन। इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन IEC, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI एवं इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स IEEE जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन विद्युत उपकरणों के लिए मानक प्रतीक निर्धारित करते हैं। समस्त विश्व में समान प्रतीकों का उपयोग होने से विभिन्न देशों और उद्योगों के व्यक्तियों को एक दूसरे की बात सरलता से समझने में सहायता मिलती है। क्रियाकलाप 3.10 आइए आरेख बनाएं। तालिका 3.2 में दर्शाए गए प्रतीकों का उपयोग करके चित्र 3.12 का एवं चित्र 3.10 गा में दिए गए विद्युत परिपथों के परिपथ आरेख बनाइए। क्या आपके द्वारा बनाए गए परिपथ आरेख क्रमशः 3.14 का एवं चित्र 3.14 खा में दर्शाए गए आरेखों के समान है? ये देखिए बच्चों, ये एलईडी है, ये बैटरी है, ये देखिए ये बैटरी लगी है, ये बल्ब है। आगे चलते हैं। 3.4 विद्युत चालक एवं विद्युत रोधी। विद्युत परिपथ बनाने में हमने धातु के तारों का ही उपयोग क्यों किया? क्या हम संयोजित तारों के लिए कुछ अन्य पदार्थों का उपयोग भी कर सकते हैं? यह बालिका पूछ रही है। आगे चलते हैं। और विद्युत तारों पर प्लास्टिक अथवा रबड़ का ही आवरण क्यों चढ़ाया जाता है? अब बच्चों, ये इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि आपको करंट ना लग जाए। आगे चलते हैं। मान लीजिए कि हम धातु के अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ के विद्युत तार बनाते हैं और उनका उपयोग विद्युत परिपथ बनाने के लिए करते हैं। आपके विचार से क्या ऐसे परिपथ में उन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होगी? क्रियाकलाप 3.11 आइए पहचाने। एक विद्युत सेल और एक लैंप को चित्र 3.15 का में दर्शाए अनुसार इस प्रकार जोड़िए कि तार के 2 सिरे मुक्त रहें। तारों के दोनों मुक्त सिरों को क्षण भर के लिए परस्पर स्पर्श कराइए।
क्या लैंप दीप्तिमान होता है? यदि हाँ, तो हमारा परीक्षण यंत्र उपयोग के लिए तैयार है। हम इस परीक्षण यंत्र का उपयोग उन पदार्थों को पहचानने के लिए कर सकते हैं जिनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। विभिन्न पदार्थों की बनी वस्तुएं एकत्रित कीजिए, जैसे धातु की चम्मचें, सिक्के, कॉर्क, रबड़, कांच, चाबियां, पेन, प्लास्टिक का मापक, लकड़ी का टुकड़ा, एल्यूमीनियम, पर्णिका, मोमबत्ती, सिलाई की सुई, गत्ता, कागज तथा पेंसिल की लीड। अपने परीक्षण यंत्र के मुक्त तारों के दोनों सिरों को आपके द्वारा एकत्रित की गई प्रत्येक वस्तु के दो सिरों से स्पर्श कराइए। 3.15 खा ये सुनिश्चित कीजिए कि तार परस्पर संपर्क में ना आए। क्या लैंप प्रत्येक प्रकरण में दीप्तिमान होता है? अपने अवलोकनों को तालिका 3.3 में लिखिए। आइए बच्चों, ये तालिका देखें। तालिका 3.3 विद्युत चालकों एवं विद्युत रोधियों को पहचानना। विद्युत चालक वे होते हैं जिनमें से विद्युत प्रवाहित हो सकती है, और विद्युत रोधी होते हैं जिनमें से प्रवाहित नहीं हो सकती। क्रम संख्या देखिए। छड़ी, वस्तु छड़ी है। पदार्थ का नाम जिससे वस्तु बनी है वो है लकड़ी। तो लैंप दीप्तिमान होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये विद्युत रोधी है। आगे है पैमाना यानी प्लास्टिक। प्लास्टिक में लैंप दीप्तिमान होगा? नहीं, क्योंकि ये भी विद्युत रोधी है। इसी प्रकार अन्यों का आपको लिखना है। चलिए आगे चलते हैं। अपने अवलोकन का विश्लेषण कीजिए। क्या लैंप सभी पदार्थों के लिए दीप्तिमान होता है? लैंप केवल कुछ ही पदार्थों के लिए दीप्तिमान होता है। इसका तात्पर्य यह है कि विद्युत धारा कुछ पदार्थों में से सरलता से प्रवाहित हो जाती है, किंतु कुछ अन्य पदार्थों में से होकर प्रवाहित नहीं होती। जिन पदार्थों में से विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित होती है वे विद्युत के चालक अथवा सुचालक कहलाते हैं। जिन पदार्थों में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वे विद्युत रोधी अथवा विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। तालिका 3.3 में आपके द्वारा अभिलेखित अवलोकनों के आधार पर निष्कर्ष निकालिए कि कौन से पदार्थ विद्युत के चालक हैं तथा कौन से विद्युत के विद्युत रोधी हैं। तालिका 3.3 में इन्हें लिखिए। तालिका 3.3 के अपने निष्कर्षों से आपने ये स्पष्ट अनुभव किया होगा कि धातु विद्युत के चालक होते हैं और इसलिए इनका उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। आइए गहन चिंतन का अध्ययन करें। चांदी, तांबा, सोना विद्युत के सर्वोत्तम चालक है। बच्चों, इस पंक्ति को आप दोबारा पढ़िए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चांदी, तांबा और सोना विद्युत के सर्वोत्तम चालक है। तथापि विद्युत तार बनाने के लिए मुख्यतः तांबे का उपयोग इसकी कम लागत और प्रचुर मात्रा में उपलब्धता के कारण किया जाता है। क्योंकि बच्चों, तांबा जो होता है वो सस्ता होता है और चांदी और सोना ये बहुत महंगे पदार्थ है। अगर हम इनसे बनाएंगे तो आम नागरिक, जो भी आम लोग हैं, वे इसको खरीद नहीं सकते हैं। तो इसीलिए तांबे की उपलब्धता है और ये सस्ता भी होता है, इसीलिए तांबे का उपयोग किया जाता है। विभिन्न उपयोगों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के विद्युत तार प्रयोग में लाए जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। तालिका 3.3 से आपने यह भी जान लिया होगा कि प्लास्टिक और रबड़ विद्युत रोधी पदार्थ हैं। क्या अब आप ये समझ गए हैं कि धातु के तारों पर इन पदार्थों के आवरण क्यों चढ़ाए जाते हैं? चालकों और विद्युत रोधियों दोनों का अपना अपना महत्व है। विद्युत तार स्विच, प्लगों एवं सॉकेटों के संयोजी भाग चालकों के बने होते हैं। रबड़, प्लास्टिक एवं चीनी मिट्टी जैसे विद्युत रोधी पदार्थों का उपयोग व्यक्तियों को विद्युत आघात से बचाने के लिए तारों, प्लगों एवं स्विचों के आवरण बनाने में किया जाता है। अब बच्चों, आपको कुछ सावधानी बरतनी है। हमारा शरीर विद्युत का चालक है। हमारे शरीर में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा गंभीर क्षति का, यहाँ तक कि मृत्यु का भी कारण बन सकती है। विद्युत उपकरणों का उपयोग सदैव सावधानी पूर्वक कीजिए। किसी भी प्लग या स्विच को गीले हाथों से ना छुएं। विद्युत उपकरणों का उपयोग गीले स्थानों पर ना करें और जिन उपकरणों का विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त हो गया हो या वे प्लग जो टूटे हुए हों उनको उपयोग में ना लाएं। आइए गहन चिंतन देखते हैं। क्या आपने कभी ये विचार किया है कि सेल या बैटरी से प्राप्त होने वाली विद्युत दीवार में लगे सॉकेट से प्राप्त होने वाले विद्युत से किस प्रकार भिन्न है? बैटरी से प्राप्त विद्युत प्रायः छोटी युक्तियों को शक्ति प्रदान करती है और यह एक विशेष प्रकार की होती है जिसे दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट डीसी कहते हैं। बच्चों, डायरेक्ट करंट की शॉर्ट फॉर्म होती है डीसी कहते हैं। इसके विपरीत शक्ति संयंत्रों से आने वाली और दीवार पर लगे सॉकेटों पर पहुंचने वाली विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी कहा जाता है।
ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी कहा जाता है और यह बड़े उपकरणों को चला सकती है। बच्चों, इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु संक्षेप में लिखे गए हैं। आप आइए इनका भी अध्ययन करें। विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा का एक सुवाह्य स्रोत है। विद्युत सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक को धनात्मक अथवा धन प्लस टर्मिनल जबकि दूसरे को ऋणात्मक या ऋण यानी माइनस टर्मिनल कहा जाता है। किसी तापदीप्त विद्युत लैंप में एक पतला तार होता है जिसे तंतु कहते हैं। तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह गर्म हो जाता है और प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। एलईडी में दो टर्मिनल होते हैं, एक धन जिसके साथ लंबा तार जुड़ा होता है और दूसरा ऋण जिसके साथ जुड़ा तार छोटा होता है। एलईडी में धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित हो सकती है। कोई एलईडी केवल तभी दीप्तिमान होती है जब इसका धन टर्मिनल यानी लंबा तार बैटरी के धन टर्मिनल से और ऋण टर्मिनल छोटा तार बैटरी के ऋण टर्मिनल जोड़ा जाता है। स्विच एक ऐसी सरल युक्ति है जिसके द्वारा परिपथ को पूरा किया जा सकता है या भंग किया जा सकता है। किसी बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। किसी विद्युत परिपथ का प्रतीकों के उपयोग से बनाया गया चित्र परिपथ आरेख कहलाता है। वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित हो जाती है वे विद्युत के चालक अथवा सुचालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है वे विद्युत के कुचालक अथवा विद्युत रोधी कहलाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने ये अध्याय समाप्त किया। अगले वीडियो में हम इस अध्याय से संबंधित प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।